नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्टडी पावर आईएएस की ऑनलाइन क्लासेज में मैं के कौशल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य को हम पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में हमने उसके सोर्स को देखा था। आज की ये क्लास उसके महान शासकों की रहेगी, जिसमें कि हम मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्लास शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा मैं, ताकि आपको ये चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहें। हुआ ऐसा कि धनानंद ने भरी सभा में, मतलब अपने राज्यसभा में, चाणक्य का अपमान किया। और धनानंद कौन था? नंद वंश का शासक था। तो चाणक्य वहीं पे प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तुम्हारा समूल नाश करूंगा, और वहाँ से ये निकल जाते हैं। तो निकल के जब आ रहे होते हैं तो विंध्याचल के जंगलों में कुछ बच्चे एक राजकीलम खेल खेल रहे होते हैं। उसमें जो राजा की भूमिका निभा रहा होता है बच्चा, वो चंद्रगुप्त मौर्य होता है। उसके खेल को देख के और उसकी कूटनीतिक चतुरता को देख के काफ़ी प्रभावित होते हैं चाणक्य, और उसे 1000 का सार्पण में खरीद लेते हैं और उसे तक्षशिला लेके जाते हैं। आपको पता है कि चाणक्य तक्षशिला के आचार्य थे। वहाँ इसे लेके जाते हैं और 5-6 साल तक इसे अस्त्र शस्त्र और विभिन्न कलाओं की शिक्षा देते हैं। उसके बाद में इनकी रणनीतिक सूझबूझ, मतलब चाणक्य की रणनीतिक सूझबूझ और चंद्रगुप्त मौर्य की शक्ति का उपयोग नंद वंश की सत्ता को समाप्त करने में ये किया जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़े सेना का निर्माण किया, और उस सेना में सभी वर्ग से मतलब सैनिकों को शामिल किया गया है। चूँकि मतलब कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में शूद्र को भी आर्य की श्रेणी में रखा और शूद्रों को भी सेना में भर्ती करने की अनुमति दी। तो ये सारे वर्ग से सेना का निर्माण किया जाता है जब, तो सारे वर्ग से लोगों को लिया जाता है और 6 लाख की सेना का निर्माण यहाँ पे किया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसकी सूचना हमें प्लूटार्क और जस्टिन के द्वारा भी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों के साथ पूरे जम्बू द्वीप, मतलब भारत को रौंद डाला। तो उस समय जम्बू द्वीप लिखा गया है। भारत को जम्बू द्वीप भी बोला जाता है। इसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में की ही थी। तो दोस्तों, अब ये तो रही चंद्रगुप्त मौर्य की बात। अब ये चीज़ें आगे हम बढ़ेंगे इस कहानी को लेके, लेकिन अब देखते हैं कि इससे संबंधित, इनके उत्पत्ति से संदर्भित कुछ विवाद हमें हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। इतिहासकारों के भी मत कुछ भिन्न भिन्न ही हैं। और मुख्यतः आप देखेंगे पुराणों में, जो मुख्यतः पुराण में दिए गए हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का, वृषल कुल का, यानी शूद्र बताया गया है। और जो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में हम देखते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। तो ये विवाद का विषय है। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस हमारे बनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप ओवरऑल यही जानें कि पुराणों में इसे शूद्र कहा गया है, निम्न कुल का कहा गया है, और जो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ हैं उसमें इसे क्षत्रिय बताया गया। पिपलीगवन के मौर्य से संबद्धता इसकी दर्शाई गई है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे हम मतलब बनता है कि गुरुन वेडेल जो हैं, उन्होंने मौर्य का जो राजकीय चिन्ह है मयूर, उसे गुरुन वेडेल ने ही बताया कि इनका जो राजकीय चिन्ह था वो मयूर था। और इसकी साम्यता उन्होंने दर्शाई कहाँ से? तो लौरिया नंदनगढ़ के जो स्तंभ है जिस पे मोर की आकृति है, उससे इसकी साम्यता दर्शाई गई है। तो ये बातें सत्य भी हैं। तो मौर्य कुल का था भी ये। लेकिन अब जहाँ तक रही बात मतलब उसके कुल से संदर्भित, तो निम्न कुल का माना जाता है। ऐसे जस्टिन का भी मानना है कि निम्न कुल का ही था ये। तो चलिए, ये विवाद का विषय है, इससे क्वेश्चंस हमारे नहीं बनते हैं ज़्यादा। तो ये चीज़ें बस सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए बोली थी। अब चलिए दोस्तों, अब हमने देख लिया कि ये संस्थापक 322 ईस्वी में ये मतलब स्थापना करता है मौर्य साम्राज्य की। तो इसने कुछ गलतियाँ की। पहले ये सबसे पहले मगध पे ही ये आक्रमण कर देता है, जहाँ पे नंद वंश की सत्ता का वही महत्वपूर्ण केंद्र होता है। पाटलिपुत्र जो है वो मतलब उसका राजधानी होता है। तो वहीं पे ये जाके पहले मतलब आक्रमण करता है, लेकिन वहाँ पे ये हार जाता है। तो अब समझ ही रहे हैं कि
पहले ही ये सीधे मतलब उसके केंद्र पे ही चोट करता है तो ये हार जाता है। अब किंवदंतियाँ हम देखते हैं, कुछ कहानियाँ मिलती हैं जिसमें कि माँ और एक बच्चा होता है, जो कि उसका बच्चा बीच से रोटी खा रहा होता है तो उसका हाथ जल रहा होता है। तो माँ कहती है कि जी जो गलती चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, उसे जो आक्रमण करना चाहिए था वो पश्चिम उत्तर भारत से करना चाहिए था। तो ये सब किंवदंतियाँ हैं, लेकिन फिर भी अब जब यहाँ से ये विफल हो जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य नॉर्थ वेस्ट में जाता है। और आपने देखा कि जो भी विदेशी आए उनका सॉफ्ट टारगेट नॉर्थ वेस्ट ही होता है। तो वहाँ ही वहीं से ये अपनी विजय गाथा शुरू करता है। सबसे पहले ये पंजाब को जीतता है, फिर सिंध को जीतता है, उसके बाद ये मगध पे आक्रमण करता है। तो अब क्या है कि ये रणनीतियों में भी इसने अपने सुधार किया और उसके बाद में सफलता भी इसको मिलने लगती है। तो अब देखिए नॉर्थ वेस्ट में सबसे पहले पंजाब सिंध को जीता इसने। अब मगध विजय की जो आपको चर्चा मिलती है उसके मुख्यतः 2 सोर्स हैं, 3 सोर्स हैं, जिससे कि आपको ये चीज़ें मतलब 3 जगह पे ये दी गई हैं। जैसे परिशिष्ट पर्वन में मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है, और ये जो है आपको मिलिंद पन्नों में जो बौद्ध ग्रंथ है, तो इस सब में दिया गया है मगध विजय के बारे में कि कैसे ये मगध का मतलब विजय करता है और कैसे ये जो है नंद वंश के धनानंद का समूल नाश करता है और अपनी सत्ता वहाँ पे स्थापित करता है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। तो ये चीज़ें इन सोर्स से दी गई हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन से भी बन जाया करते हैं। तो ये चीज़ें जो है, अब मगध विजय में इसने प्रवर्तक की सहायता ली। प्रवर्तक कश्मीर के शासक को बताया गया है। हालांकि ये चीज़ें आधुनिक शोधों के द्वारा ये चीज़ें निकाली जा चुकी हैं कि प्रवर्तक जो था वो दूसरा कोई नहीं, पोरस था। तो ये प्रवर्तक की सहायता लेता है और ये जो है नंद वंश की का उस समय सेनापति, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नंद वंश का सेनापति कौन होता है? नंद वंश का सेनापति होता है भद्रशाल। तो भद्रशाल होता है नंद वंश का सेनापति। अब ओवरऑल यही आप जाने कि मौर्य वंश की सत्ता अब स्थापित हो चुकी है। अब देखिए इसने बहुत सारे युद्ध किए। आपने देखे कि जस्टिन और प्लूटार्क कहता है कि 6 लाख सेना के साथ इसने पूरे भारत को रोक डाला। तो अब इसके सबसे जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए तो वो 305 BC में सेल्यूकस निकेटर से होता है, जिससे कि हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सेल्यूकस निकेटर से इसके युद्ध कहाँ होते हैं? ये 305 BC में होता है। और सेल्यूकस बेबीलोन का शासक होता है, जो कि मतलब सिकंदर का पूर्वी जो साम्राज्य है उसके पूर्वी सीमा है, ये पूर्वी भाग है ये। तो वहाँ बेबीलोन में आपने देखा, बेबीलोन में उस मतलब सिकंदर की मृत्यु भी हुई थी। तो बेबीलोन का शासक होता है। अब ये करता है क्या कि सिकंदर की तरह ही इसमें भी मतलब भारत के विजय के लिए इच्छा ये प्रकट करता है, और उसकी चाह में ये बैक्टीरिया को पहले जीतता है, उसके बाद में भारत की तरफ ये बढ़ता है। नॉर्थ वेस्ट में जब आता है तो ये सिंधु नदी पार करके उसके बाद में मगध पे आक्रमण कर रहा होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सेना के साथ इसका सामना करता है और इस युद्ध में सेल्यूकस पराजित होता है। तो अब ये जो है पराजित हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस। तो जब पराजित होता है तो 303 BC में एक संधि होती है दोनों के बीच में, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। इस संधि की जो शर्तें हैं उससे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। तो संधि की शर्तों में सबसे पहले तो ये जानें कि ये एपिनायस कहता है कि मतलब एपिनायस उसके बीच में, दोनों के बीच में, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की शादी जो हुई, वैवाहिक संबंध स्थापित होता है दोनों के बीच में, तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री होती है हेलेना, उससे शादी की जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की। और उसके बाद में इसने दहेज जो दिया सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को, इसमें 4 इसने बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य दिए, जिसमें कि हम देखते हैं कि एरिया का मतलब हेरात, जेड्रोसिया का मतलब मकरान, अराकोसिया मतलब कंधार, और पेरिपेनिसदाई मतलब काबुल। ये 4 जो प्रांत हैं ये सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। तो इससे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ और होता है कि मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर के का राजदूत होता है, जो कि यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। तो ये भी चीज़ें जो हैं यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और दोस्तों ये अब इधर से क्या हुआ कि
अब इसकी चर्चा जो है प्लूटार्क करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि इसे 500 हाथी उपहार में दिया। तो ये खैर आप समझ लीजिए कि इसकी क्या वैल्यू, जब इतने बड़े बड़े प्रांत इसको मिल गए तो ये मतलब दबाव में ही ये संधियाँ हुई हैं, और सेल्यूकस निकेटर ही इसमें निम्न स्थिति में यही होता है। तो 500 जो हाथी दिए गए हैं ये प्लूटार्क कहता है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो वैवाहिक संबंध बनाए गए, वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, उसकी चर्चा एपिनायस करता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में संपूर्ण जो भारत की विजय है उसके बारे में जस्टिन और प्लूटार्क बताते हैं। तो ये चीज़ें हमने बताई ही। अब क्या होता है कि अब अंतिम समय जो आता है, तो अंतिम समय में आपने देखा कि भद्रबाहु के साथ मतलब 12 साल का काल पड़ता है, ऐसा वर्णन है जैन ग्रंथों में। तो अब चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का यही मतलब ये जैन धर्म को ही मानता है, तो अंतिम समय में ये क्या करता है कि ये जैन ग्रंथों में ये वर्णित है कि सिंह सेन के मतलब पक्ष में अपनी गद्दी को त्याग के और ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य चला जाता है श्रवण बेलगोला, मतलब चंद्रगिरी पर्वत पे, ये कर्नाटका चला जाता है श्रवण बेलगोला में, और वहीं पे जाके और अपने शरीर का त्याग करता है संध्या या सलेखना विधि के द्वारा। आपने जैन धर्म में पढ़ा कि जैन धर्म में जो अपने शरीर का त्याग करने की जो विधि है उसे हम संलेखना विधि के नाम से जानते हैं। तो अब खंड होता है चंद्रगुप्त मौर्य का, वो 322 से 298 BC का होता है। इससे भी क्वेश्चंस बन जाया करते हैं। ये जो है 322 से 298 BC ये क्या होता है चंद्रगुप्त मौर्य का। ये देख लीजिए कि मौर्य साम्राज्य के शासकों ने जितने क्षेत्र पे, जितने बड़े भूभाग पे शासन किया, जितने बड़े साम्राज्य का निर्माण किया, उसकी कल्पना आने वाले समय में मतलब मुगल भी करते रह गए, और उसकी चाह आने वाले समय में अंग्रेज भी मतलब अपने पास रखे रह गए, लेकिन वो उतने बड़े साम्राज्य पे उन्होंने शासन वो नहीं कर पाए। तो ये चीज़ है कि भारतीय इतिहास में सबसे बड़े क्षेत्र पे, भूभाग पे शासन किसने किया? मौर्य साम्राज्य के शासकों ने किया। मौर्य साम्राज्य सबसे बृहद और सबसे विस्तृत रहा। अब आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही आप यहाँ पे नॉर्थ में कश्मीर मतलब हिमालय से लेके साउथ में आपको मैसूर कर्नाटका तक, जो कि हमने अभी अभी बताया आपको कि श्रवण बेलगोला चंद्रगुप्त मौर्य जाता है, तो उसका मतलब है कि वो जो सीमा थी मतलब कर्नाटका जो था वो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। उसके बाद में हिंदू कुश पर्वत आप चले जाइए, मतलब अफगानिस्तान ऐसे ईरान की सीमा तक जो चंद्रगुप्त मौर्य पहुंच चुका था, तो अफगानिस्तान वगैरह तो सारे शामिल हो ही गए थे। तो हिंदू कुश पर्वत तक इसकी सीमा वेस्ट में रही है, और ईस्ट में आप बंगाल तक इसकी सीमा रही है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि उड़ीसा को शामिल किया किसने? तो ये अशोक ने 261 BC में शामिल किया है। तो ये कलिंग युद्ध की चर्चा जो 13वें बृहद शिलालेख में है, तो कलिंग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण था। ये चीज़ें हम आगे देख लेंगे। तो अब चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें कि सेंडोकोटस जो है, इसकी सेंडोकोटस, एंडोकोटस और सेंड्रोकोप्टस, तो ये किस किस ने कहा है? तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। तो सेंडोकोटस कहा है एस्ट्रेबो ने, एरियन ने और जस्टिन ने। ये कहा है सेंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस किसने किया है? कहा है तो प्लूटार्क और एपिनायस ने एंड्रोकोटस कहा है। और सेंड्रोकोप्टस किसने कहा है? तो ये नियार्कस ने कहा है। ठीक है, अब सेंडोकोटस की बात तो आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है। अब विलियम जोन्स ने क्या किया कि 1784 में, चूँकि एशियाटिक बंगाल सोसाइटी की स्थापना जब होती है 1784 में, लेकिन 1793 में विलियम जोन्स ने ही ये बताया इसी एशियाटिक बंगाल सोसाइटी के सामने कि जो सेंडोकोटस और एंडोकोटस है वही चंद्रगुप्त मौर्य है। ये बताया किसने? विलियम जोन्स ने। तो ये क्वेश्चंस दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चंस कई बार आया भी है। इसको जो है आप समझ लीजिए कि जो बताया गया कि सेंडोकोटस और एंडोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य ही, ये इसको किसने बताया? इसको बताया है विलियम जोन्स ने। ठीक है, अब चलिए दूसरे महत्वपूर्ण शासक की बात करें, बिंदुसार। ठीक है, तो बिंदुसार का जो कालखंड होता है 298 से 273 BC होता है।
और बिंदुसार को यूनानी ग्रंथ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अमित्रोचेटस बोलते हैं या अमित्र घात भी बोला गया है। अमित्र घात का मतलब होता है कि शत्रुओं का नाश करने वाला। तो अमित्रचेटस या अमित्रघात ये यूनानी ग्रंथ में बोला गया है। जैन ग्रंथ में इसको सिंहसेन बोला गया है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो सिंहसेन है यही सिंहसेन बिंदुसार है। यहाँ पे ये क्लियर कर लीजिए कि जैन ग्रंथ में जो सिंहसेन के पक्ष में गद्दी त्याग कर रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, तो यही सिंहसेन को जैन ग्रंथ में यही बिंदुसार है सिंहसेन। ठीक है, अब चलिए दिव्यावदान की बात करते हैं। तो दिव्यावदान में ये वर्णित है कि बिंदुसार के सभा में 500 सदस्य होता है। एक मंत्री परिषद का इसने निर्माण किया जिसमें कि 500 सदस्य थे, और ये 500 सदस्य के प्रधान को खल्लटक बोलते थे। ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है। ये मंत्री परिषद में सबसे ज़्यादा सदस्य इसके रहते हैं और खल्लटक इसका प्रधान होता है। अब ये आजीवक संप्रदाय, चूँकि आपने देखा कि जो बिंदुसार है वो मतलब सभी धर्म को मानता है, सभी धर्म को प्रश्रय देता है। ये चीज़ें जो है हम हर एक शासकों में देखते हैं। हालांकि जैन धर्म का पोषक और मानने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था, लेकिन ये आजीवक संप्रदाय से भी इसके अच्छे संबंध रहते हैं। एक उसके आचार्य थे पिंगलवत्स। ये क्वेश्चंस बहुत बार बनता है। तो जैन आचार्य थे पिंगलवत्स, इससे बिंदुसार के अच्छे संबंध थे। अब चलिए तक्षशिला के विद्रोह की बात करते हैं। तो बिंदुसार का सुसीम भी पुत्र था और अशोक भी पुत्र था। तो तक्षशिला में विद्रोह जब होता है तो सुसीम को भेजा जाता है, और सुसीम जो है वहाँ पे जाता है, लेकिन तक्षशिला के विद्रोह को शांत नहीं करा पाता है। वो वहाँ अमात्यों का वहाँ पे विद्रोह था, जनता का विद्रोह वहाँ पे होता है। तो लेकिन अशोक जाता है फिर बाद में, और अशोक जाके और वहाँ के विद्रोह को शांत करा देता है। चूँकि अशोक का अपना एक अलग ही वो एक अलग रणनीति से चल रहा होता है। वो जहाँ भी जाता है वहाँ पे इतनी हत्याएं करवाता है कि वहाँ पे ये सारे विद्रोह जो है वो कभी फिर आगे आने वाले समय में नहीं हो पाते हैं। तो ये चीज़ें उसकी अपनी एक रणनीति रही है। तो वहाँ जाता है अशोक और विद्रोह को शांत करवा देता है, और वहीं पे ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि जो अगला जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा, अशोक बनेगा। अशोक उस समय अवंती का शासक होता है। अवंती उज्जैनी का शासक होता है। तो अब सुसीम नहीं दबा पाए, अशोक ने उसको दबा दिया, उस विद्रोह को दबाया। तो ये चीज़ जो है तक्षशिला का विद्रोह बिंदुसार के समय में हुआ था, और इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं ये हमने बताया ही दिया आपको। अब देखिए, अब स्ट्रेबो कहता है, स्ट्रेबो के द्वारा ये कहा गया कि डायमेकस राजदूत आया था बिंदुसार के समय में। ठीक है, तो ये कौन था? तो सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम, इसी के दरबार से आया था डायमेकस। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और उसके बाद एक और क्वेश्चन इससे बनते हैं कि सीरिया का शासक जो एंटियोकस प्रथम था, इससे बिंदुसार जब चूँकि आया था डायमेकस, तो इसके थ्रू बिंदुसार ने वहाँ पे जाना कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें फेमस है। तो उसने बताया कि वहाँ का जो अंजीर है वो फेमस है, और मीठी जो मदिरा है वो वहाँ का शराब जो है वो फेमस है, मीठा अंजीर फेमस है, और वहाँ दार्शनिक बहुत अच्छे अच्छे दार्शनिक हैं। तो एक पत्र के द्वारा बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से इन तीनों चीज़ की मांग की, जिसमें कि वहाँ से एंटियोकस प्रथम ने क्या किया कि ये शराब तो उसने भेजी थी, मीठा अंजीर भी भेज दिया, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। अब इसके पीछे जो कारण बताए जाते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कारण हैं, लेकिन यही कारण बताया जाता है कि उसने कहा, पत्र के माध्यम से उसने कहा कि ये चीज़ें तो हम आपको दे देंगे, ये वस्तुओं के रूप में है, लेकिन हमारे यहाँ मानवों का व्यापार नहीं किया जाता है, और हमारे लिए जो दार्शनिक है वो बहुत ही बहुमूल्य है। तो आप जो है इस चीज़ को हम वो देने से मना कर दिया। तो दो चीज़ें इसने भेजी, मदिरा शराब भेजा और मीठा अंजीर भेजा। ये दोनों चीज़ भेज दी, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। तो ये क्वेश्चंस भी बन जाया करते हैं। अब देखिए, तारानाथ ये कहते हैं कि नेपाल और खस का विद्रोह हुआ था। ये चीज़ें जो है
तारानाथ बताते हैं कि नेपाल में और खस में विद्रोह हुआ था, जिसको कि किसने दबाया? अशोक ने ही दबाया। तो खस की विजय भी अशोक ने की और नेपाल की भी विजय अशोक ने की। आप आगे देखेंगे कि नेपाल में ये जाता है अशोक और वहाँ पे ललित पाटन या देवी पाटन नामक नगर की वहाँ पे स्थापना करता है। ठीक है, ये कश्मीर में भी श्रीनगर की स्थापना करता है। तो ये चीज़ें हम अशोक में अभी पढ़ेंगे। अब चलिए, तीसरा महत्वपूर्ण जो शासक होता है वो अशोक होता है। अब अशोक का जो कालखंड है वो 269 से 232 बीसी में है, लेकिन 273 में ये जो है इसकी मृत्यु हो जाती है बिंदुसार का। तो 4 साल का वक्त है, 273 से 269 तक 4 साल जो है, ये 4 साल का वक्त उत्तराधिकार के युद्ध में, मतलब ये 4 साल का वो जाता है, समय जाता है। अब ऐसा माना जाता है, आप देखेंगे कि दिव्यावदान कहता है, मतलब बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के द्वारा ये मतलब उसमें ये वर्णित है कि बिंदुसार सुसीम को राजा बनाना चाहता था, लेकिन राधा गुप्त की सहायता से अशोक 269 बीसी में शासक बनता है। और ये 4 साल का जो समय है वो उत्तराधिकार के संघर्ष में चल रहा होता है। तो यहीं पे आप 99 भाइयों की हत्या का जिक्र पाएंगे, जो बौद्ध ग्रंथों में ये चीज़ें वर्णित हैं। दीपवंश और महावंश में ये वर्णित है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की। और यहीं पे आप तारानाथ कहते हैं कि इसने अपने 6 भाइयों की हत्या की। तो ये चीज़ें जो है मतलब अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग चीज़ें वर्णित है। फिर भी इतना ज़रूर आप जानिए कि अशोक राजा बनने के लिए अपने भाइयों की हत्या करता है। तो ये चीज़ें जो है 99 भाइयों की, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब कुछ बढ़ा चढ़ा के दी गई हैं, लेकिन फिर भी इतना ज़रूर है कि इसने राजा बनने के लिए बहुत सारी हत्याएँ की। अब देखिए, एक क्वेश्चंस और भी बनाए जाते हैं कि अशोक जो था राजा बनने से पहले अवंती का शासक था। ये काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा गया है। अवंती जो उज्जैनी की राजधानी थी वहीं का शासक होता है। अब देखिए, बौद्ध ग्रंथों में कुछ भाइयों का जिक्र मिलता है, जिसमें कि तिष्य, सुसीम, विगताशोक, महेंद्र, ये सारे भाइयों की चर्चा आपको बौद्ध ग्रंथों में मिलेंगी। अब पत्नी के बारे में आप जानें तो इसकी कई पत्नियां थी, अशोक की कई पत्नियां थी, जिसमें कि आप देखेंगे तो महादेवी, कारुबाकी, असंगमित्रा, पद्मावती, तिस्सरक्षिता, ये सारी जो है इसकी पत्नी थी। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चंस जो बनते हैं वो ये बनते हैं कि प्रयाग स्तंभ लेख में इसी को रानी का लेख भी बोलते हैं। यहाँ पे अशोक की एक पत्नी कारुबाकी का उल्लेख है और इसके एक पुत्र तीवर का उल्लेख है। ऐसे आप देखेंगे तो इसके और 2 पुत्रों का उल्लेख है, 3 पुत्रों का, जिसमें कि कुणाल का उल्लेख मिलता है। महेंद्र को तो आप जानते ही हैं, महेंद्र और संघमित्रा जो कि श्रीलंका गए थे। और एक और पुत्र की मतलब वहाँ पे वर्णन है जालौक का भी। तो जालौक का भी अशोक के 3 पुत्रों का आपको वर्णन देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए, पुत्री के रूप में हम देखेंगे तो चारुमती का, संघमित्रा तो आप जानते ही हैं, चारुमती का भी आपको यहाँ पे उल्लेख मिलेगा। तो उसकी 2 पुत्रियाँ रहती हैं, चारुमती और संघमित्रा। अब चलिए, माता जो है सुभद्रांगी होती है, वो चंपा के ब्राह्मण की पुत्री होती हैं और माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है आपको। और इसी को जैन परंपरा में धर्मा बोला गया है। जो सुभद्रांगी हैं इसी को धर्मा बोला गया है। पुत्र तो हमने बताया ही आपको। अब अशोक का जो नाम है, इससे क्वेश्चंस पूछते हैं हमेशा। तो अशोक का नाम पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है। ठीक है दोस्तों, पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। ये पुराणों में। अशोक के अभिलेख में देव नाम पिए दसी मिलता है। अशोक अपने अभिलेखों में अपना नाम यूज न करता है, वो देव नाम पिए और देव नाम पिए दसी यूज करता है अपने नाम के बदले। लेकिन अब क्वेश्चंस जो बनते हैं कि अशोक का नाम अशोक कहाँ पे आया है, तो वो सोर्स देख लेते हैं। 4 सोर्स है मुख्यतः, जिसमें कि इसके अभिलेख के। तो 4 सोर्स कौन से हैं? तो गुर्जरा, मस्की, उद्गोलन और नेतुर सन्नाटी। ठीक, इस 4 में अशोक का नाम अशोक मिलता है। और एक
और सोर्स है जूनागढ़ का, मतलब रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, उसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त मिलता है। तो ये चीज़ें, अशोक का नाम एक जगह और मिलता है जो जूनागढ़ का अभिलेख है। अब चलिए दोस्तों, ये चीज़ें हमने देख ली। अब इसमें राजतरंगिणी में इसमें इसे कहा गया है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट यही है अशोक। राजतरंगिणी में ये चीज़ें कही गई हैं कि कल्लन की जो राजतरंगिणी में, उसमें मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट अशोक को कहा गया है। इससे भी क्वेश्चंस बनता है। अब चलिए, वेनसांग ने कहा, वेनसांग ये कहता है कि अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की। ठीक है, श्रीनगर की स्थापना ये कौन कहता है? वेनसांग कहता है। उसके बाद बौद्ध ग्रंथ में हम देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथ में ये वर्णित है कि अशोक नेपाल में ललित पाटन या देवपत्तन नामक नगर बसाया। तो ये भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब चलिए दोस्तों, परवर्ती शासक के बारे में जान लेते हैं। तो जो अंतिम शासक के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अंतिम शासक बृहद्रथ होता है। ये पुराणों में ये वर्णित है कि बृहद्रथ जो है वो अंतिम शासक होता है। पुराण में तो इसके दिए गए हैं, इसकी मतलब सूची दी गई है कि इसके बाद में कौन आता है। तो अशोक के बाद में कुणाल आता है, फिर बंधुपालित, फिर दशोन, फिर दशरथ, फिर संप्रति, फिर शालिकुश, उसके बाद बृहद्रथ आता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस हमारे यही बनते हैं कि अंतिम शासक बृहद्रथ। ये चीज़ें हम देखेंगे। तारानाथ 3 मतलब शासकों की ही चर्चा करता है मुख्य, वो कुणाल, विगताशोक और वीरसेन की चर्चा करता है। तो ये क्वेश्चंस बनता है कि तारानाथ के द्वारा मतलब कौन अंतिम शासक था, तो वीरसेन को मतलब माना जाता है। अब देखिए, अब इसी कल्हण के राजतरंगिणी में ही ये चर्चा है कि अशोक का एक और पुत्र था जो अशोक का उत्तराधिकारी था, वो जालौक था। और जालौक क्या था? तो शैव मतावलंबी था, मतलब शैव धर्म को मानने वाला था जालौक। जो पुत्र हमने कुणाल और महेंद्र की चर्चा पढ़ी, तो एक और पुत्र था जालौक। इसकी चर्चा कौन करता है? कल्हण अपने राजतरंगिणी में करता है। और पुरातात्विक सोर्सों में सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो दशरथ की चर्चा है। और दशरथ के बारे में एक और चीज़ जाने कि देव नाम पिए जो उपाधि जो अशोक ने धारण की थी, वही उपाधि दशरथ ने भी धारण की है। तो इससे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि अशोक के अलावा और कौन शासक है जो कि देवनाम पिए की उपाधि धारण करता है, तो वो दशरथ है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस भी हमने देख लिए। और दशरथ ने क्या किया कि गया में नागार्जुनी पहाड़ी पर एक गुफा बना के और आजीवकों को दान दिया। तो आजीवक संप्रदाय का मानने वाला था दशरथ। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे। मुझे आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आ रहा होगा, और आपको अगर ये चीज़ें अच्छी लग रही हों और हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि मैं भी मोटिवेट होके और आगे की वीडियोज़ बनाते जाऊँ।